एमपी में यूसीसी मसौदे को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से भी इस कानून का समर्थन करने की अपील की है। अब इस वीडियो में उन बदलावों को समझेंगे जो यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश के लोगों को प्रभावित करेंगे, यानी लिव इन में रहने वालों के लिए क्या बदल जाएगा, निकाह और हलाला को लेकर यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है और किन लोगों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। समिति ने अलग अलग राज्यों के यूसीसी मॉडल, पहले से लागू कानूनों और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया। इसके बाद लोगों की राय ली गई और लोगों की राय लेने के लिए 22 मई 2026 को एक वेब पोर्टल भी शुरू किया गया। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जिला और राज्य स्तर पर 50 से ज्यादा जन परामर्श बैठकें भी आयोजित की गई। सरकार का कहना है कि पोर्टल पर 9,58,675 सुझाव मिले, तो वहीं बैठकों के माध्यम से 1134 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए। इसके अलावा करीब 3 करोड़ 50 लाख SMS भेजकर भी लोगों से राय ली गई थी। सरकार के अनुसार मिले सुझावों में 93.54% लोगों ने मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने का समर्थन किया। 92.20% लोगों ने महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कानून की बात कही। वहीं 91.32% लोगों ने भेदभावपूर्ण तलाक संबंधी प्रावधान खत्म करने का समर्थन किया है, जबकि 92.66% लोगों ने महिलाओं और पुरुषों को संपत्ति में समान अधिकार दिए जाने का समर्थन किया है। अब समझिए कि यूसीसी ड्राफ्ट में क्या क्या प्रावधान है। पहली बात करते हैं शादी की, यानी एक समय में अब एक ही शादी होनी चाहिए। ड्राफ्ट के मुताबिक अब सभी समुदायों में केवल एक ही विवाह यानी मोनोगैमी का सिद्धांत लागू होगा। कोई भी व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक ही जीवित जीवन साथी के साथ शादीशुदा जीवन व्यतीत कर सकेगा। वहीं विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिला के 18 वर्ष तय की गई है। और अगर सहमति वैध नहीं है या फिर प्रतिबंधित रिश्ते में विवाह किया जाता है और उस रिश्ते को परंपरा की अनुमति नहीं है, तो ऐसा विवाह स्वीकार्य नहीं होगा। अब दूसरा नियम तलाक से जुड़ा हुआ है। अब मौखिक तलाक नहीं चलेगा। ड्राफ्ट में यह साफ कहा गया है कि मौखिक तलाक या किसी अनौपचारिक पंचायत के फैसले से विवाह खत्म नहीं माना जाएगा। अब शादी का अंत केवल कानून में बताए गए वैधानिक आधारों पर ही होगा, यानी तलाक की पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से ही पूरी करनी होगी। तीसरा नियम है निकाह और हलाला को लेकर। निकाह और हलाला को लेकर क्या प्रावधान है? तो ड्राफ्ट में यह कहा गया है कि यदि तलाक के बाद उसी जीवन साथी से दोबारा शादी करनी है तो उसके लिए निकाह हलाला जैसी शर्तें मानने या बढ़ावा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा किया जाता है तो इसे एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और यह अपराध माना जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि शादी के समय पति किसी दूसरी महिला को गर्भवती कर चुका था तो पत्नी विवाह को रद्द घोषित करने की मांग भी कानूनी रूप से कर सकती है। चौथा नियम है शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन को लेकर। अब शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राफ्ट में शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया MP ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में SDM, नगर पालिका या पंचायत के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। हालांकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो केवल इसी वजह से शादी अमान्य नहीं मानी जाएगी। यानी अगर आपने शादी कर ली और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या नहीं हो पाया किसी वजह के चलते, तो भी आपका विवाह अवैध या अमान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि रजिस्ट्रार बिना किसी ठोस लिखित कारण के आवेदन खारिज करता है तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। अब बात बच्चों के अधिकारों की। बच्चों के अधिकारों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ड्राफ्ट में अवैध संतान जैसी अवधारणा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब चाहे बच्चा विवाह से जन्मा हो या लिव रिलेशनशिप से, गोद लिया गया हो या सेरोगेसी से या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART के जरिए जन्मा हो, इन सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा दिया जाएगा। अगर बच्चे की कस्टडी का मामला अदालत में जाता है
तो अदालत सबसे पहले बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देगी, यानी ये अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। अब अगला जो नियम है वो है संपत्ति से जुड़ा हुआ, यानी संपत्ति में किसे क्या अधिकार दिया जाएगा। उत्तराधिकार के मामले में बेटे और बेटियों को समान अधिकार दिए गए हैं। उनकी वैवाहिक स्थिति चाहे जो भी हो, संपत्ति में उनका अधिकार बराबर रहेगा। यानी अगर किसी लड़की की शादी हो भी गई है या लड़के की भी शादी हो गई है तो उसका भी पिता की संपत्ति पर और पैतृक संपत्ति पर बराबर अधिकार माना जाएगा। इसमें विधवा और विधुर दोनों को भी एक साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वहीं जीवित माता और पिता दोनों को क्लास 1 का उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो उसके माता पिता भी जीवन साथी और बच्चों के साथ बराबर के हिस्सेदार होंगे। इसके अलावा कोई भी वयस्क अपनी स्वयं अर्जित आय या पैतृक संपत्ति की 100% वसीयत अपनी इच्छा के अनुसार कर सकेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो वो उत्तराधिकार का अधिकार खो देगा, और यदि कानूनी वारिस नहीं होगा तो संपत्ति राज्य के पास चली जाएगी, यानी सरकार के पास चली जाएगी। अगला नियम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिर यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या नियम होंगे। तो यदि कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो साथ रहने की शुरुआत के 1 महीने के भीतर उसे रजिस्ट्रार के पास लिव इन रिलेशनशिप का बयान जमा करना होगा। यानी अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर रहे हैं तो उसके 1 माह के भीतर आपको अपना बयान जमा कराना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें दोनों पार्टनर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो दोनों पहले से विवाहित नहीं होने चाहिए। यानी लिव इन रिलेशनशिप का जो नियम है उसमें यह है कि दोनों व्यक्ति अविवाहित होने चाहिए, तभी वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। आगे वो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने चाहिए और दोनों की सहमति पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी दोनों लोग आपसी सहमति से साथ में रहे, स्वतंत्रता पूर्वक उनकी सहमति उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आप दबाव पूर्वक या बलपूर्वक या झांसे में रखकर लिव इन में रख सकते हैं। अब बात उनकी जिनकी उम्र 21 साल से कम है। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले किसी पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है तो लिव इन शुरू होने और खत्म होने की जानकारी उसके माता पिता या अभिभावकों को भेजी जाएगी। रजिस्ट्रार ये रिकॉर्ड संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी भेजेगा और यदि लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे का जन्म होता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे पूरा उत्तराधिकार मिलेगा। और अब बात इसकी कि अगर दोनों अलग होते हैं, यानी अगर पुरुष पार्टनर महिला को छोड़ देता है तो महिला अब अदालत के माध्यम से कानूनी पत्नी की तरह भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। यानी अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आप फिर उसे छोड़ देते हैं तो वो कानूनी तौर पर आपसे गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। और अगर ये सारे नियम आपने नहीं माने तो फिर क्या होगा, तो उस पर सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई जोड़ा बिना रजिस्ट्रेशन के 1 महीने से अधिक साथ रहता है तो उसे 3 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी दी जाती है तो 3 महीने तक की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर रजिस्ट्रार के नोटिस के बाद भी बयान जमा नहीं किया जाता तो 6 महीने तक की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब बात उन लोगों की जो इस ड्राफ्ट के दायरे के बाहर रहेंगे, यानी इन नियमों के बाहर होंगे और यूसीसी उन पर लागू नहीं होगा। संवैधानिक सुरक्षा कवच का सम्मान करते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366, 25 के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। जैसे भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया और भारिया जैसी जनजातियां इसके दायरे के बाहर रहेंगी। इसके अलावा जिन समुदायों को पारंपरिक अधिकार संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित हैं उन्हें भी इस कोड से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि संरक्षित रूढ़िगत समुदायों और घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों को भी यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पद्धतियों और रीति रिवाजों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। सभी धर्मों को अपने धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता पहले की तरह ही मिलती रहेगी, यानी इनमें कोई भी बदलाव यूसीसी के बाद नहीं आने वाला। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य समाज में विभाजन नहीं बल्कि विश्वास, समानता, महिला सम्मान और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। सरकार का दावा है कि यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, समान अवसर सुनिश्चित करने वाला कानून होगा। हालांकि अनुसूचित जनजातियों और कुछ संरक्षित समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और धार्मिक परंपराओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने की बात भी कही गई है। तो इस वीडियो में भी इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यूसीसी का पूरा मसौदा समझ में आ गया होगा
और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बिल के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। इस बिल से जुड़ी अगर आपकी कोई राय है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।